क्या हो गया? नया लड़का है। कौन नया है? अभी एडमिशन लिया है। सब नया। हाँ हाँ, आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों को? यस सर। लिखो, एक सवाल लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखना, साउंड वेव of wavelength sound wave of wavelength 40 centimeter sound wave of wavelength 40 centimeter travels in air travels in air such that such that such that difference between such that difference between maximum and minimum pressure such that difference between maximum and minimum pressure at a given point at a given point is 10 raised to power minus 3 at a given point is 10 raised to power minus 3 Pascal. Find the amplitude of vibration. Find the amplitude of vibration. Find the amplitude of vibration of particles. Find the amplitude of vibration of particles if bulk modulus of the medium. If bulk modulus of medium is 1.4 into 10 raised to power 5 Pascal. होगा? क्या कर रहे हैं? दो दो कॉपी लेके बैठते हो फिर भी नहीं कर पाते हो। हाँ, तुम एक दिन आते हो एक दिन नहीं आते हो। कैसे डिसाइड करते हो कि किस दिन जाना है? टॉस करते हो? हेड आया तो जाऊंगा, टेल आएगा तो नहीं जाऊंगा। हाँ? नहीं नहीं, ये भी सही हो सकता है, ये यूज किया ना। हाँ, तो हो सकता है। डेल्टा पी की वैल्यू कितनी होती है? के एस नॉट बीटा। ठीक है ना, यहाँ कैलकुलेट क्या करना है? एस कैलकुलेट करना, एस नॉट कैलकुलेट करना। तो बीटा दिया हुआ है, के इनडायरेक्टली दिया हुआ है। ठीक है ना, के वेवलेंथ के टर्म में निकाल सकते हैं। और डेल्टा पी भी इनडायरेक्टली दिया हुआ, डायरेक्टली नहीं दिया हुआ। तुमको क्या दिया ना, पी मैक्सिमम माइनस पी मिनिमम दिया।
10⁻³ पास्कल। ठीक। और डेल्टा पी जो होता है ना, वो होता है पी मैक्स माइनस पी मीन डिवाइडेड बाई 2। क्यों? जो साइन का ग्राफ है ना, कुछ ऐसे चलेगा, ये पी मैक्स है और ये पी मीन है। मिनिमम इतना हो सकता है, मैक्सिमम ऊपर जा सकता है ऊपर से। तो हमें क्या करना है, एम्पलीट्यूड निकालना है। ये एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड या तो पी मैक्सिमम के बराबर होगा या फिर पी मिनिमम के बराबर होगा। इन दोनों का डिफरेंस दिया है तो इसको आधा कर लो, ये आधा कर लिया। यह होगा हाफ इंटू 10⁻³ पास्कल। और के कितना का होता है, 2 पाई बाई लेमडा। लेमडा कितना दिया हुआ, 40 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में चेंज करोगे तो 100 से डिवाइड करोगे नीचे, जो कि ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। सारे वैल्यू तुम्हारे पास है। 1/2 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100 इंटू एस 1.4 इंटू 10⁻⁵। इसी को सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई करोगे एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू होगी डेट विल बी 2.2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। 2.2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव। ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी कितनी होती है वो देख चुके हैं। अब किसी भी मीडियम में साउंड वेव किस वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा और वो किस किस चीजों पे डिपेंड करेगा वो देखो। हमारे पास इक्वेशन है वेव का, साउंड वेव कैसे ट्रेवल करता है उसका इक्वेशन है। लेट एस इक्वल्स टू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये वेव का इक्वेशन है। और अगर वेव का इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट फॉर्म में दिया हुआ है तो प्रेशर फॉर्म में निकाल सकते हो। इन टर्म्स ऑफ प्रेशर क्या हो जाएगा, अगर ये दिया हुआ, ये साइन के फॉर्म में है, तो प्रेशर किसके फॉर्म में होगा, कॉस के फॉर्म में। सो P इक्वल्स टू डेल्टा P कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स। रेड वाला मार्कर दिख रहा है। तुम लोग को नहीं पूछ रहे, इनको नहीं दिखता, तुम्हें तो सब कुछ दिखेगा। दिख रहा है सब। इसी दो इक्वेशन से हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। देखो, डिस्प्लेसमेंट से भी फोर्स तक पहुंच सकते हो। अगर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है तो उसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे, दूसरी बार डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन दे देगा। ठीक है, और उसमें मास से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डिस्प्लेसमेंट है। इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे क्या देगा, किसके टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स या टी, टी के टर्म में। डिस्प्लेसमेंट को टाइम के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे एक बार तो वेलोसिटी देगा, दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन देगा, और उसमें मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फोर्स। सेम काम ये भी कर सकता है। ये क्या करेगा, इस पे एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, ये फोर्स दे देगा। अगर दोनों को कंपेयर करेंगे
दोनों सेम ही इक्वेशन है ऑलमोस्ट, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट का है और ये प्रेशर का है, लेकिन एक ही वेव का है, तो दोनों जो प्रॉपर्टी वहां से आनी चाहिए वो ऑलमोस्ट क्या होगा, सेम होगा, ऑलमोस्ट क्या सेम ही होगा। ठीक है, उसको कंपेयर कर लोगे, वहां से वेलोसिटी आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो इक्वेशन वन जो है, इक्वेशन वन को लिखो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर एक बार डिफरेंशिएट करते हो तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी। तो ds by dt कितना होगा, एस नॉट, ओमेगा बाहर आएगा, ओमेगा साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, तो कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, और एक बार अगर और डिफरेंशिएट करोगे, ये कितने के बराबर होगा, माइनस एस नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये एक्सेलेरेशन का इक्वेशन है फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। किसी भी रीजन पे फोर्स कितना लग रहा होगा वो भी प्रेशर से कैलकुलेट कर सकते हो। इसको समझने के लिए अगेन एक ट्यूब ड्रॉ करेंगे, ट्यूब के इस रीजन पे कितना फोर्स लग रहा है वो कैलकुलेट कर लें तो हमारा काम बन जाएगा। देखो ये जो छोटा सा रीजन है, ये v वेलोसिटी से आगे ट्रेवल कर रहा होगा, यहाँ जो डिस्टरबेंस है ना, वही डिस्टरबेंस v वेलोसिटी से क्या होगा, आगे ट्रेवल करेगा। ये वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करना, और इसका लेंथ मान लो dx। इस पे फोर्स लगेगा और इस पे फोर्स लगेगा, इस पॉइंट पे कुछ प्रेशर लग रहा है, उसकी प्रेशर की वैल्यू मान लो p है। इस पॉइंट पे भी कुछ प्रेशर लगेगा p प्लस dp। आ रही बात समझ में? यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि प्रेशर x के साथ भी चेंज हो रहा है। तो अगर x से मूवमेंट dx से मूवमेंट करोगे आगे की तरफ, यहाँ का प्रेशर p है, तो इस पॉइंट का प्रेशर कितना होगा, p प्लस dp। और यहाँ पे फोर्स निकालोगे, सो F1, इस पॉइंट को 1 बोलना है, इस पॉइंट को 2 बोलना है, तो F1 कितना हो जाएगा, P इंटू ए। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0.1 का फोर्स दे देगा, ठीक है ना। और अगर 2 पे फोर्स निकालना है तो F2, F2 कितना हो जाएगा, P प्लस dp इंटू ए। यहाँ से जो नेट फोर्स आएगा, नेट फोर्स इस एलिमेंट पे, जो dx लेंथ का हमने एलिमेंट लिया है हवा में, या कोई भी गैस, कोई भी मेटल भी हो सकता है, क्योंकि साउंड मेटल से भी ट्रेवल कर सकता है। तो इस एलिमेंट में v वेलोसिटी, नेट फोर्स कितना लग रहा होगा इस एलिमेंट पे, अगर राइट साइड को पॉजिटिव ले रहे हैं, मतलब इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, नेट फोर्स कितना होगा, एफ नेट विल बी पी ए माइनस पी प्लस डी पी ए होगा। जो नेट फोर्स इस पे लग रहा होगा इस एलिमेंट पे राइट साइड की तरफ, इसकी वैल्यू इतनी होगी। और अगर इसका डिफरेंस निकालोगे तो दिस विल कम एज माइनस डी पी ए। ठीक है, तो देखो ये नेट फोर्स है, तो अगर फोर्स पता है तुम्हें तो यहाँ से एक्सेलेरेशन कैलकुलेट कर सकते हो। एक्सेलेरेशन कैसे कैलकुलेट करोगे, फोर्स यहाँ का मास, ठीक है ना। तो अगर इसकी डेंसिटी रो है, इसका वॉल्यूम निकालोगे तो काम चल जाएगा। आ रही बात समझ में? अगर इसका डेंसिटी हम लोग कितना ले रहे हैं, रो के बराबर,
तो ये जो पूरा एलिमेंट लिए हैं इसका वॉल्यूम निकल जाएगा, उससे डिवाइड कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो वॉल्यूम कितना होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ए ही हमने लिया है और इसका लेंथ कितना, dx के बराबर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। मास ऑफ द एलिमेंट लिख सकते हो, एंड मास ऑफ द एलिमेंट कितना, रो इंटू ए dx। ये जो प्रेशर का इक्वेशन था उससे हम लोग एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट वाले से कैलकुलेट कर चुके हैं, प्रेशर वाले से कैलकुलेट कर रहे हो। ये मिटा नहीं रहे हैं क्योंकि इसका थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा। सो एक्सेलरेशन जो होगा डेट विल बी एफ नेट डिवाइडेड बाई रो ए डी एक्स। और एफ नेट हमने कैलकुलेट करा है, एफ नेट की वैल्यू कितनी है, माइनस डी पी ए डिवाइडेड बाई रो ए डी एक्स। ए कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से बचेगा -1/रो डी पी बाई डी एक्स। तो ये एक एक्सेलरेशन का इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2। dp बाई डी एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, की वैल्यू कैसे निकालोगे, प्रेशर का जो इक्वेशन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके टर्म में, एक्स के टर्म में। dp बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, प्रेशर के इक्वेशन को एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट कर दो। तो प्रेशर था कितना, p इज इक्वल टू डेल्टा पी कॉस, बोलो, ओमेगा टी माइनस के एक्स। सो dp बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, डेल्टा पी, यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, माइनस के, ठीक है, और कॉस को कन्वर्ट करोगे तो माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। सो ये dp बाई डी एक्स हो गया। सो a विल बी इक्वल टू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1/रो डेल्टा पी इंटू के साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये है तुम्हारा इक्वेशन नंबर 3। तो देखो, यहाँ से जो एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड है ये आ रहा है, और यहाँ से एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड ये आ रहा है। तो ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग 1 एंड 2, सॉरी कंपेयरिंग 2 एंड 3, 2 एंड 3 क्या होगा तुम्हारे पास, डेल्टा पी इंटू के डिवाइडेड बाई रो विल बी इक्वल्स टू, विल बी इक्वल टू एस नॉट ओमेगा स्क्वायर। ये रिलेशन हमें मिला, और इसी रिलेशन से वेलोसिटी आएगी। ये तुम्हारा ओमेगा हो गया।
ठीक है, ऐसे फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से, कितना होगा फ्रीक्वेंसी। क्या हो गया। हाँ, अगर यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा, ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई एफ, सो रूट ओवर डेल्टा पी के डिवाइडेड बाई रो एस नॉट, एफ कितना हो जाएगा 1/2 पाई रूट ओवर डेल्टा पी के डिवाइडेड बाई रो एस ओ। और फ्रीक्वेंसी में वेवलेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी में वेवलेंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, तो एंड v इज इक्वल टू व्हाट, एफ लेम्डा, सो v विल बी इक्वल टू 1/2 पाई रूट ओवर डेल्टा पी के डिवाइडेड बाई रो एस नॉट इंटू लेम्डा। इसको बीटा के टर्म में कन्वर्ट करो, देखो बीटा के टर्म में कन्वर्ट हो पाएगा, डेल्टा पी दिया हुआ, के दिया हुआ है, एस नॉट दिया हुआ है, क्या बीटा के टर्म में कन्वर्ट कर पाओगे, करो, इसमें बीटा का टर्म लाना है, चेंज चेंज करो उसको, हो पाएगा बीटा के टर्म में। सर वो रूट के अंदर के स्क्वायर बाई बीटा होगा, नहीं बाय के स्क्वायर बाई बीटा इनटू डेंसिटी। 1/2 पाई रूट ओवर के स्क्वायर बाई क्या आया, सर रो इनटू बीटा। रो इंटू बीटा और बाहर लेम्डा, ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करो, ये ऐसा है क्या, बीटा बाई रो या रो इंटू, बीटा ऊपर होना चाहिए, एक बार चेक कर लो फिर से, बीटा ऊपर आएगा। यस सर। इस तरीके से आएगा क्या, अब देखो k/2 पाई अंडर रूट बी बाई रो और इधर लेम्डा, तो लेम्डा इसको कैंसिल आउट कर देगा, k/2 पाई को लेम्डा कैंसिल आउट कर देगा, बचेगा क्या, वेलोसिटी इक्वल्स टू रूट ओवर बीटा बाई रो। ये है ना लेमडा, इसको कैसे कैंसिल आउट कर रहा है, लेमडा की वैल्यू कितनी होती है 2 पाई बाई के, तो के से के गया, 2 पाई से 2 पाई, सो वेलोसिटी जो होगा साउंड वेव का वैल्यू होनी चाहिए कितनी, सो v इज इक्वल टू रूट ओवर बीटा बाई रो, जहाँ बीटा क्या है, बल्क मॉडुलस ऑफ मीडियम, और रो जो है वो है डेंसिटी ऑफ
मीडियम, कोई भी मीडियम हो सकता है, गैस ले लो या फिर लिक्विड ले लो या फिर साउंड, सॉरी सॉलिड, सॉलिड लिक्विड गैस, कोई भी लोगे, उसकी बीटा की वैल्यू पता रहेगी अगर और उसकी डेंसिटी पता रहेगी तो उसमें साउंड की वेलोसिटी कितना होगा वो कैलकुलेट कर सकते हो इसे। चलो नेक्स्ट हेडिंग लेंगे, वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। लिखना है इसमें, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, हाँ हाँ न्यूटन कहा नहीं है, न्यूटन नहीं होता तो तुम्हारा फिजिक्स कितना होता। हाँ चलो लिखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन प्रोपगेशन ऑफ साउंड इन एयर, according to Newton propagation of sound in air, sound in air is isothermal process. According to Newton propagation of sound in air is isothermal process. उसने क्या माना था कि जब साउंड ट्रेवल करता है किसी भी मीडियम में, किसी भी मीडियम नहीं एयर में, तो कैसा प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे क्या हो रहा है। तो देखो बीटा कैलकुलेट करना, मैं बीटा किसी भी मीडियम का कैसे कैलकुलेट करते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट है दैट इज टी इक्वल्स टू कांस्टेंट, या फिर पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट है, उसका दूसरे वर्ड में कैसे बोल सकते हो, पीवी कांस्टेंट है। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो दिस विल बिकम v dp by dx प्लस t dv by dx इक्वल टू 0, या फिर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दो तो v dp प्लस t dv 0 के बराबर होगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो v dp विल बी इक्वल टू माइनस p dv, इसको इस साइड ला लो तो dp by dv by v इज इक्वल टू माइनस p। अगर माइनस को चुपके से इधर लिख दोगे तो यही टर्म बीटा के बराबर हो जाएगा, यानी बीटा इक्वल्स टू प्रेशर। और इसको थर्मोडायनेमिक्स में भी यूज करते हैं, जब भी आइसोथर्मल प्रोसेस होता है तो जो बल्क मॉडुलस होता है वो किसके बराबर होता है, प्रेशर के बराबर। इसलिए मैंने उधर नहीं बताया था ताकि दो बार बताना पड़ेगा, इधर बता दे, ठीक है, उधर बताता तो इधर डायरेक्टली लिख देता। तो वेलोसिटी कितना लिख सकते हो, सो v इज इक्वल टू रूट ओवर p बाई रो, जो प्रेशर है वो पुट कर दो सीधे, और जो भी डेंसिटी है एयर का वो पुट कर दो। तो न्यूटन ने ऐसा बोला कि ऐसा होता होगा, लोगों ने फिर सिंप्लीफाई किया, इसको कैलकुलेट करा, तो एयर के लिए कैलकुलेट करा तो आ गया 280 मीटर पर सेकेंड। इस पे रखोगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर और डेंसिटी ऑफ एयर, जब कैलकुलेट करा गया तो अबाउट 280 के आसपास आया, जो कि गलत है, क्योंकि थ्योरेटिकली जब एक्सपेरिमेंटली उसको कैलकुलेट करा गया था तो 340 के आसपास आया, ठीक है। तो 340 के आसपास अगर एक्सपेरिमेंटली आ रहा है तो जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग भी कितना आना चाहिए, 340 आना चाहिए, ठीक है। तो अगर 340 के आसपास नहीं आ रहा तो ये अजम्पशन गलत है कि साउंड कैसे ट्रेवल करता है, आइसोथर्मली प्रोपागेट करता है एयर मीडियम में। तो न्यूटन भैया यहाँ क्या हो गया, गलत हो गया। तब फिर कौन कूद के आया, लैपलास, तो उसने करेक्ट किया कि न्यूटन जी आप गलत हो, हम बता रहे हैं होता क्या है। तो लिखना ऐसे लिख लो,
फॉर एयर, इसमें नीचे लिखना बट एक्सपेरिमेंटली स्पीड ऑफ साउंड इन एयर speed of sound in air is about experimentally speed of sound in air is about 340 meter per second 340 मीटर पर सेकेंड। अब कहीं कहीं 344 दिया होगा तो लेके मत चले आना सर, आप 340 बोल रहे थे, ठीक है, उतना चलता है। 340 मीटर पर सेकेंड। therefore 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 Laplace LAPLACE therefore Laplace proposed therefore Laplace proposed that 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 propagation of sound in air is adiabatic process. Propagation of sound in air is adiabatic process. Adiabatic process। और जैसे इसने एडियाबेटिक प्रोसेस बोला तो मतलब जो भी इक्वेशन था पीवी कांस्टेंट से क्या हो गया, पीवी गामा कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एक टर्म दिखने लगा, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो v टू द पावर गामा dp बाई dx इज इक्वल प्लस p v गामा माइनस 1 dv बाई dx इक्वल टू 0। यहाँ गामा बाहर आएगा, और जब इसको सिंप्लीफाई करा तो बीटा की जो वैल्यू आई वो है गामा टाइम्स पी। मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो बल्क मॉडुलस होता है वो गामा टाइम्स द प्रेशर होता है। आइसोथर्मल के लिए क्या होता है, प्रेशर के बराबर ही बल्क मॉडुलस होता है, और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए गामा टाइम्स प्रेशर होता है, याद रखना इसको। अब इसके अकॉर्डिंग जब पुट किया गया, सिंप्लीफाई करा गया, तो फिर आगे सो वेलोसिटी ऑफ साउंड इक्वल टू गामा पी बाई रो। टेम्परेचर के टर्म में भी चेंज कर सकते हो, और v इज इक्वल टू गामा आर टी बाई एम। पी बाई रो को इस टर्म में लिख सकते हो ना, पी वी इक्वल्स टू एम, या अच्छा एम लिखोगे तो ये आर जो होगा ये कौन सा होगा, गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यहाँ एम लिखते हैं तो इधर क्या आता है, गैस कांस्टेंट। जब इधर मास होता है ना, मास होता है तो इधर क्या आएगा, गैस कांस्टेंट। जब एन होगा तो क्या आएगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर टी, और इसको लिख सकते हो पी वी बाई एम करोगे तो ये जाएगा इधर आर टी, ठीक है ना, और इसको डेंसिटी में चेंज कर सकते हो। तो प्रेशर दिया है, डेंसिटी दिया है, इधर से निकालोगे, आर टी दिया हुआ है, इधर से कैलकुलेट करो। और यहाँ जब वैल्यू पुट करके सॉल्व करा गया तो आ गया 340 के बराबर था, उसके आसपास था, तो फिर लोगों ने मान लिया कि लैपलास वाला क्या है, सही है। नेक्स्ट देखो, फॉर लिक्विड्स velocity of sound in liquid, velocity of sound in liquid, velocity of sound in liquid
लिक्विड का प्रेशर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। प्रोसेस कोई भी हो उसका प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो लिख लो वेलोसिटी वो सीधे तुमको बल्क मॉडुलस दे देगा, वहां से कैलकुलेट करना, सेम फॉर्मूला हो जाएगा, v इक्वल्स टू रूट ओवर बीटा बाई रो। अगर लिक्विड में पूछेगा तो तुमको बीटा बता के रखेगा। अरे लिख लो, हम लिखेंगे तभी लिखोगे। सेम जो फॉर्मूला निकाले थे ना, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, यही होता है। अगर लिक्विड के थ्रू पूछ रहा है, जैसे वाटर के थ्रू पूछ रहा है, तो वाटर का बल्क मॉडुलस दे देगा और उसका डेंसिटी दे देगा। केरोसिन से पूछ रहा है तो केरोसिन का बल्क मॉडुलस दे देगा और उसका डेंसिटी दे देगा। नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ साउंड। साउंड इन सॉलिड, सॉलिड में जो वेलोसिटी होता है वो होता है यंग्स मॉडुलस y बाई रो। y क्या है, गामा नहीं है, यंग्स मॉडुलस। और रो डेंसिटी। अगर सॉलिड में वेलोसिटी निकालना होगा तो उसके लिए बल्क मॉडुलस की जरूरत नहीं है, किसकी जरूरत पड़ेगी, यंग्स मॉडुलस। केटीजी से हमने वेलोसिटी निकाला था, केटीजी से किसका वेलोसिटी निकाला था, एयर का, ठीक है। तो एयर का वेलोसिटी और साउंड के वेलोसिटी को कंपेयर करना होगा तो कर सकते हैं, ठीक है ना। फ्रॉम केटीजी वेलोसिटी कितना था, आरएमएस वेलोसिटी हमने निकाला, वी आरएमएस की जो वैल्यू थी कितना था, 3RT/m। और अगर यहाँ से देखोगे एंड v इज इक्वल टू गामा RT/m, तो अगर दोनों का रेशियो लोगे वी आर एम एस बाई वी, तो वैल्यू कितनी आएगी, 3/गामा। ये टेढ़ा मेढ़ा वाला गामा है, तो ये सीधा वाला वाई है। तो कोई भी सॉलिड है उसका गामा फिक्स होता है और रो फिक्स होता है, ठीक है। डेंसिटी भी उसका फिक्स होगा, टेम्परेचर चेंज करोगे तो ये सारी चीजें चेंज सर वो होंगी। रेशियो में टी रह जाए। सर गामा टी इधर बाई टी, एम होगा वो। इधर टी होगा, रेशियो में टी नहीं रहेगा, इधर टी छूटा हुआ है ना, गामा RT/m। अब रेशियो लोग कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट लिखेंगे फैक्टर्स ऑन विच, नेक्स्ट हेडिंग है फैक्टर्स ऑन विच velocity of sound, factors on which velocity of sound depends, factors on which velocity of sound depends। लिखना velocity of sound depends on, velocity of sound depends on, depends on temperature, temperature, comma, relative humidity, relative humidity or density, relative humidity or density of air, ठीक है। तो साफ साफ तुमको दिख रहा है कि वेलोसिटी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी का रिलेशन टेम्परेचर के साथ निकाल सकते हो, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर टी।
पहला लिख दो विथ टेम्परेचर v is directly proportional to root over t. तो अगर रिलेशन निकालना है जैसे v1 by v2 जो होगा डेट विल बी रूट ओवर t1 by t2. टेम्परेचर किस में पुट करेंगे, केल्विन या डिग्री सेल्सियस, केल्विन में. नोट लिख लो लिखना. if velocity of sound if velocity of sound if velocity of sound at 0 degree Celsius if velocity of sound at 0 degree Celsius is v naught, velocity of sound at 0 degree Celsius is v naught, then v naught, अरे v naught नहीं, क्या v naught ऐसे लिख रहा हूँ v naught, गलत है, अंग्रेजी क्लास थोड़े चल रही है. v naught क्या बोल रहे थे इसके आगे, हाँ then velocity at temperature T degree Celsius, at temperature T degree Celsius is given as T degree Celsius is given as, देखो रिलेशन यही यूज होगा. हमें पता है कि v नॉट v1 की जगह क्या पुट करेंगे, v नॉट, v कैलकुलेट करना. इनिशियल टेम्परेचर कितना है 273 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 273 प्लस t, ठीक है ना. ये यूनिवर्सल रिलेशन है, इसको कभी भी यूज कर सकते हो. लेकिन यहाँ में जब भी पुट करेंगे टेम्परेचर किस में पुट करेंगे, केल्विन में पुट करेंगे. और सवाल जो होता है ना हमें किस में दे देता है, डिग्री सेल्सियस में देता है. तो उसके लिए एक डेवलप कर रहे हैं फॉर्मूला. तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो v बाई वी नॉट ऐसे लिख सकते हो. v बाई वी नॉट कितना होगा, 1 प्लस टी बाई 273 लिख सकते हो. और अगर t बाई 273 1 से बहुत छोटा हो, t बाई 273 1 से बहुत छोटा है तो बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हो, ठीक है ना. इफ t by 273 is very less than 1, then v by v naught is equal to 1 plus 1 by 2 into t by 273. ये पावर जो आएगा इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन. सो यहाँ से v की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी v नॉट 1 प्लस t by 546. ध्यान रखेंगे ये फॉर्मूला तभी यूज करेंगे जब हमें क्या पता होगा, वेलोसिटी पता होगा एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस. ये फॉर्मूला तभी इसको नोट में लिखा है. नोट में इसलिए लिखा है कि कहीं भी इसको यूज नहीं कर सकते हो. इसको कब यूज करोगे, तब सवाल में गिवन होगा कि वेलोसिटी दिया हुआ कहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे दिया हुआ है, तो बताओ 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा, 30 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा. तब ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हो, ठीक है ना. तो यहाँ से साफ साफ यहाँ से भी दिख रहा होगा कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी क्या होगा, टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो 1 प्लस समथिंग ऐड होगा. तो ये वैल्यू जो होगा 1 से ज्यादा होगा तो v की वैल्यू v नॉट से ज्यादा होगी. मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा. और टेम्परेचर घटेगा तो हो गया. चलो
तो ये टेम्परेचर का रिलेशन था। नेक्स्ट है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। और प्रेशर का अलग से कैलकुलेट नहीं करते हैं, क्योंकि प्रेशर एक तो एटमॉस्फेयर का ऑलमोस्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, जो भी चेंज होना होता है एटमॉस्फेयर का वो टेम्परेचर चेंज होता है, इसलिए साउंड का वेलोसिटी चेंज होता है समर में, विंटर में, उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट लिखना विथ रिलेटिव ह्यूमिडिटी, विथ नंबर 2 है तो अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ रहा, ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा, तो मॉइस्चर कंटेंट एयर में बढ़ेगा या घटेगा? हाँ, मतलब जो वाटर वेपर एयर में जो है, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ा रहे हो तो वाटर वेपर जो एयर में प्रेजेंट है वो बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, बढ़ना चाहिए ना। रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसको रिप्रेजेंट करता है, कंटेंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर। तो अगर वाटर वेपर एयर में बढ़ रहा है तो उसका डेंसिटी बढ़ेगा या घटेगा? हम्म, हाँ ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, कि अगर वाटर वेपर कंटेंट एयर में बढ़ रहा है, सुनो, वाटर वेपर कंटेंट एयर में बढ़ रहा है तो डेंसिटी बढ़ेगा या घटेगा? घटने पे कितने लोग हैं कि डेंसिटी घटना चाहिए? घटेगा, घटेगा। ऑनलाइन में कितने लोग हैं डेंसिटी घटना चाहिए? ऑनलाइन में तो सोए हुए हैं। यस सर, घटेगा। घटेगा। अब बढ़ेगा कौन कौन बोल रहा है कि डेंसिटी बढ़ना चाहिए? एक ही आदमी, अकेले हो गए यार। देखो होता क्या है ना, सुनो अब बताते हैं। डेंसिटी क्या होगा, घटेगा। क्यों? क्योंकि एयर का, यहाँ पे एयर पार्टिकल, सुन लो क्यों हो रहा है, यहाँ पे पूरा एयर है। एयर का जो वेट होता है, मोलिकुलर वेट होता है, वो कितना होता है? अब ये भी नहीं पता है क्या? 18 होता है एयर का। अरे कितना होता है? अबाउट 29 होता है। अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 29 के इक्वल। और जब इसमें वाटर रखोगे ना, तो वाटर क्या करता है, इसको डिस्प्लेस करता है, इसको डिस्प्लेस करके जगह ले लेगा। और वाटर का मोलिकुलर वेट कितना होता है? 18 होता है। ठीक है, तो 29 वाले को हटा दिया, कुछ जगह ले लिया, तो ये जो सिस्टम था ना, इसका मास क्या होगा, घटेगा। वॉल्यूम वही रहा, वाटर जब ऐड करे तो मास क्या हो गया, घट गया, तो डेंसिटी क्या होगा, घटेगा। अरे यहाँ वाटर ऐड नहीं कर रहे हैं, वाटर वेपर ऐड कर रहे हैं। अरे बात समझ में, वाटर नहीं है। अरे एयर में वाटर थोड़े ऐड कर लोगे, रख ग्लास में पानी डाल के देखो, रुक रहा है यहाँ पे, नीचे चला जाएगा। वाटर ऐड नहीं करते हैं, क्या करते हैं, वाटर वेपर ऐड करते हैं। और वाटर वेपर जब ऐड करोगे तो किसका जगह लेगा, एयर का जगह ले लेगा, एयर को डिस्प्लेस कर दिया तो हाँ होगा ही। अरे एक सुनो सुनो, एक मीटर क्यूब में अगर 18 ग्राम वाटर रखे हो और 1 मीटर क्यूब में 29 ग्राम एयर रखे हो, किसका डेंसिटी ज्यादा होगा? अरे होगा ना, इसका मास ज्यादा है और वॉल्यूम कांस्टेंट रख रहे हैं, तो ये इस बक्से में क्या है, वॉल्यूम उतना ही है। लेकिन जैसे ही इसमें वाटर वेपर डाले ना, वो क्या करा, एयर जो था उसको डिस्प्लेस करके खुद बैठ गया वहां पे। तो एयर का मास कितना था, 29, ये कितना लिया, तो डेंसिटी क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। अब जब भी बोलते हैं ना कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ रहा है, तो बच्चे सोचते हैं हवा में पानी डालना है, पानी नहीं डालना है, क्या डालना है, वाटर वेपर रख रहे हैं। हाँ, तो लिखना when relative humidity when relative humidity increases when relative humidity increases density of air decreases, density of air decreases because density of air decreases, and hence speed of sound and hence speed of sound and hence speed of sound increases। क्योंकि डेंसिटी के साथ कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है।
ठीक है ना, क्योंकि वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, रूट ओवर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर ये बढ़ेगा तो इसके साथ क्या होगा, घटेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर बढ़ा रहे हो तो डेंसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है, तो वेलोसिटी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो जब जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ता है तो साउंड का जो स्पीड है क्या होता है, बढ़ेगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ाओ, स्पीड ऑफ साउंड, तो नीचे लिखो, हेंस हेंस with relative humidity, hence with relative humidity, speed of sound increases. Hence with relative humidity, speed of sound increases. Speed of sound increases. That's why. That's why. That's why in rainy season. That's why in rainy season. In rainy season, speed of sound. Speed of sound. Speed of sound is more. Is more as compared to. Is more as compared to summer season. हो गया, एक सवाल लिखो, लिखना, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड एट एनटीपी, स्पीड ऑफ साउंड एट एनटीपी is 300 meter per second. Speed of sound at NTP is 300 meter per second. Full stop. If pressure is increased by 4 times, if pressure is increased by 4 times, if pressure is increased by 4 times without changing, without changing temperature, without changing temperature, without changing Sir, temperature, repeat. speed of sound at, Increased. कहाँ से, Sir, pressure is increased. pressure is increased by 4 times, pressure is increased by 4 times without changing temperature, without changing temperature, then then speed of sound, then speed of sound at this pressure will be, then speed of sound at this pressure will be, कितना पन्ना पलटते हो हैं, रूम पे जाके पढ़ते उठते हो कि ऐसे सीधे आके यहीं पे कॉपी खुलता है, कोशिश कोशिश करते हो कि खुल जाए। क्या बस नहीं सोच पा रहे हो,
उतना पीछे सर ये चलो। तो सर 300 ही होगा सर। एक मिनट रुक, क्या सर ये 600? तो 300 ही होगा। 300 ही 300 होगा? किसी किसी का चेंज 600 ही आ तो रहा है, नहीं। किसी का 300 आ रहा 600. है। 600। चलो समझते हैं, देखो। सर देखो यार, 300 तो वो सर कह रहा है चेंज ही तो। वेलोसिटी जो होता है वो कितना होता है, गामा पी बाई रो। ये रिलेशन है वेलोसिटी कैलकुलेट करने में। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है ना, कि अगर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो रो भी इंक्रीज होगा। तो टेम्परेचर। अरे बात समझ में, क्यों? क्योंकि P इक्वल्स टू क्या होता है, रो आर टी। यहाँ पे क्या बोला है ना, यहाँ पे टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रख रहे हैं। टेम्परेचर को क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट। प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो बढ़ेगा कौन, डेंसिटी। तो डेंसिटी इंक्रीज होगा। तो क्या करा ना, प्रेशर को अगर 4 टाइम्स करा, 4P कर दिया, तो डेंसिटी भी कितना हो गया, 4 × रो हो गया। तो यानी जो वेलोसिटी पहले था, गामा इसमें 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 4 × P डिवाइडेड बाई 4 × रो, फाइनली कितना आ जाएगा, यानी कितना होना चाहिए। तो अगर डेंसिटी, सॉरी अगर प्रेशर को चेंज कर रहे हो, क्या कांस्टेंट रख के, टेम्परेचर को, प्रेशर को चेंज करोगे टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के ना, तो स्पीड ऑफ साउंड पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग फिर रो चेंज हो जाएगा, डेंसिटी चेंज हो जाएगा। यानी जब भी चेंज देखना हो तो उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे किसमें, टी के टर्म में। टी के टर्म में कन्वर्ट करोगे, अगर टी चेंज हो रहा है तो स्पीड चेंज होगा, नहीं चेंज हो रहा है तो नहीं चेंज। क्योंकि जैसे ही प्रेशर चेंज करते हैं क्या हो जाता है, डेंसिटी चेंज हो जाता है, और डेंसिटी चेंज होगा तो मे बी वो चेंज जो है वो कंपनसेट कर देगा, तो स्पीड बढ़ेगा नहीं। तो नोट में लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ साउंड डज नॉट चेंज, velocity of sound does not change, does not change, does not change with pressure, does not change with pressure if temperature is kept constant, does not change with pressure if temperature is kept constant। तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, प्रेशर को कितना करना है चेंज कर लो, वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें वेलोसिटी वाले जो भी साउंड ऑफ का वेलोसिटी वाला सवाल है ना, वो सब होगा। लिखना, velocity of sound, velocity of sound, velocity of sound at 47 degrees Celsius, velocity of sound at 47 degrees Celsius is 350 meter per second, is 350 meter per second, is 350 meter per second. Then find its velocity, then find its velocity at 0 degrees Celsius, then find its velocity at 0 degrees Celsius।
कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो? के आसपास 270 मार्कर कहाँ रख दिए? 400 के आसपास होगा। अरे बढ़ेगा नहीं घटेगा। अरे रूट वाले से कर रहे हो? 323.2 इससे सॉल्व कर लो ना। 46 है, 46। ये दिया हुआ है तुमको 350। बीओ कैलकुलेट करना। 1 प्लस टेम्परेचर कितना है? ये जो टेम्परेचर है ना, इसको रख सकते हो डिग्री सेल्सियस में, क्योंकि जब हमने डेरिवेशन करवाया था नोट में, तो ये स्मॉल टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे 47 डिवाइडेड बाई 546, इसी को सिंप्लीफाई करना है। कौन सा क्या? ये कहाँ से केल्विन में होगा? कहाँ केल्विन में? टी को ऐसे लिखते हैं, सॉरी स्मॉल टी को कैसे लिखते हैं? 273 उल्टा लिख रहे सर हैं क्या? 3.2 ये जो भी टेम्परेचर था, सॉरी केल्विन वाला, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में जब कन्वर्ट करते हैं तो 270 आता है, वो किस में रहता है? केल्विन में रहता है। अरे भाई पूरा सेटअप ही गड़बड़ कर। देखो होता क्या है ना, कि अगर टेम्परेचर दिया हुआ है टी इक्वल टू, ये टी दिया हुआ है तुमको 0 डिग्री सेल्सियस, कैपिटल टी निकालना है, तो 273 केल्विन। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 273 है वो केल्विन है। अरे ये जो है ना यूनिट, जैसे अगर यही रहता 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 के आने का मतलब है कि इसको लिखते तुम कितना? 273 प्लस सुनो 25। तो ये वाला टर्म अगर तुम पूरा यूज कर रहे हो ना, तो इसका मतलब ये जब यूज कर रहे हो, ये प्लस कर रहे हो, तो इसको टी डिग्री में रख सकते हो अगर कहीं भी यूज कर। जैसे हमने क्या करा था ना, T1/T2 था, T1/T2 था, तो इधर करा था 273 प्लस 0 डिग्री से डिवाइडेड बाई 273 प्लस टी। और इसको जब सिंप्लीफाई करोगे ना, तो अब अगेन इसको केल्विन में ही रख दोगे। जब इसको सिंप्लीफाई करा तब इधर ऐसे आया, तो इसका मतलब ये थोड़े कि फिर सिंप्लीफाई करने के बाद हमने टी को जब सिंप्लीफाई करता समथिंग ऐसा आया 273 1 प्लस इतना आया था। ठीक है। अब ये जो टेम्परेचर टी था ये किस में है? डिग्री सेल्सियस। तभी तो वो इतना करवाए थे, नहीं तो फिर छोड़ देते वहीं पे। अगर केल्विन में यूज करना था तो वो जो इक्वेशन था ना तुम्हारा V/V1 इक्वल्स टू T1/T2, तो इधर से ही कैलकुलेट करते हैं। काहे 5 मिनट उसमें वेस्ट करें। ये है कि इस फॉर्मूला में डायरेक्टली ये जो टेम्परेचर है वो किस में रख सकते हो, क्योंकि जब हमने कैलकुलेशन करा था तो ये इस तरीके का आया था। अरे ये एक नंबर है, इसका मत सोचो। ये जो वैल्यू है ये क्या है? नंबर है। नहीं नहीं, ये थोड़े ऐसा कुछ नहीं। जब डेरिवेशन करे तो ये चेंज हो गया था कि टी स्मॉल टी जो है वो डिग्री सेल्सियस में पुट कर सकते हैं। यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी, और 350 से छोटी आएगी, बड़ा नहीं आ सकता। हो गया? चलो कैलकुलेट कर लेना उसको। एक छोटा सा टॉपिक है, उसको खत्म करके क्लास खत्म। देखो, इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव। स्ट्रिंग पे इंटेंसिटी कितना होता है उसके लिए हमने कैलकुलेट कर रखा। ठीक है। स्ट्रिंग पे इंटेंसिटी कितना होता है? आप कॉपी पलटोगे पीछे, याद नहीं है ना भाई? हाँ हमको भी पता है वही होता है। चलो,
देखो इंटेंसिटी ऑफ साउंड हमारे पास अगेन इक्वेशन है S इक्वल्स टू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स एंड तो इसके अकॉर्डिंग P जो होगा डेट विल बी डेल्टा P कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसी दोनों इक्वेशन को यूज करके हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। इंटेंसिटी का डेफिनेशन क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होता है बोलो, ये भी नहीं पता। पावर पर यूनिट एरिया या एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ये सब भी आप इसके लिए क्या सोचते रहते हो, एनर्जी पर यूनिट एरिया इनटू टाइम, ठीक है। और एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है, सही में नीट की तैयारी कर रहे हो। पावर पर यूनिट एरिया को क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी बोलते हैं। और पावर क्या होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स के लिख सकते हो P इंटू ए इंटू वेलोसिटी। फोर्स क्या होगा, प्रेशर इंटू एरिया। जिस पॉइंट पे तुम इंटेंसिटी निकालना चाहते हो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया और उस पॉइंट पे प्रेशर कितना। तो यहाँ से जो इंटेंसिटी होगा आई दैट विल बी P इंटू ए इंटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाई ए। एरिया ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। So I will be P into velocity. ये कितना, डेल्टा P cos ओमेगा T माइनस वेलोसिटी कितना, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दो। एक बार डिफरेंस जो भी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है उसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, एस नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो यहाँ से जो इंटेंसिटी आएगा दैट विल बी डेल्टा पी एस नॉट ओमेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब इस इक्वेशन से किसी भी पॉइंट का इंटेंसिटी किसी भी टाइम पे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस इंटेंसिटी एट अ गिवन पॉइंट। अगर एम्पलीट्यूड का टाइम पीरियड टी है तो इंटेंसिटी का टाइम पीरियड कितना होगा, इंटेंसिटी का टाइम पीरियड टी है, या उल्टा कर दो, एम्पलीट्यूड का टाइम पीरियड टी है तो इंटेंसिटी का टाइम पीरियड कितना होगा, रूट टी। तो जो एम्पलीट्यूड है ना, प्रेशर प्रेशर कैसे चेंज हो रहा था, कॉस के फॉर्म में। और अगर इंटेंसिटी देखो तो इंटेंसिटी कैसे चेंज हो रहा है, कॉस स्क्वायर के टर्म में। कॉस स्क्वायर यानी जो भी टर्म नीचे है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ऐसा कुछ चलेगा। तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, अगर इसका टाइम पीरियड यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना टाइम लगता है, जो भी इस पॉइंट से इस पॉइंट जाने में इसको टी टाइम लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ इसको जाने में कितना टाइम लगेगा,
T/2 लगेगा। अरे इंटेंसिटी इसको क्या हो रहा है ना, ये जो नीचे पहले था ना ये ऊपर चला गया, तो 1 पहले कितने देर में, यहाँ से 1 से शुरू हुआ, अगली बार 1 कितने में देर में पहुंचेगा, पूरा टाइम पीरियड T लेगा। अभी क्या हो रहा है ना कि 1 है, दूसरी बार 1 कब हो जाएगा, इसके आधे टाइम में, तो इसका टाइम पीरियड कितना हो गया। तो जब भी कोई टर्म, जैसे साइन है ना, साइन का टाइम पीरियड 2 पाई है, ठीक, तो साइन स्क्वायर का टाइम पीरियड कितना होगा, पाई होगा, क्योंकि साइन कर्व जो है कैसे चलता है इस तरीके से। टाइम पीरियड क्या है, अगर यहाँ पे 1 है, दूसरी बार 1 आने के लिए कितना टाइम तुमको देना पड़ेगा, अरे ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जो टाइम पीरियड होता है 2 पाई के बराबर, ठीक है ना। जब इसको स्क्वायर कर दोगे तो ये सारा चीज जो नीचे था वो कहाँ चला गया, ऊपर, तो 1 से 1 जाने में अब कितना टाइम लगेगा, पाई के बराबर। तो जो भी प्रेशर का टाइम पीरियड है और वहां से एम्पलीट्यूड का टाइम पीरियड, प्रेशर का टाइम पीरियड, वहां से फिर इंटेंसिटी का टाइम पीरियड निकालना है, तो फिर दोनों में रिलेशन क्या हो जाएगा, अगर टाइम पीरियड ऑफ एम्पलीट्यूड T है तो टाइम पीरियड ऑफ इंटेंसिटी कितना होगा, हाफ हो जाएगा। तो लिख लो, नोट में लिख लो, टाइम पीरियड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, टाइम पीरियड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर, टाइम पीरियड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर, टाइम पीरियड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर is two times is two times the time period of is 2 times the time period of intensity। ये इंस्टेंटेनियस इंटेंसिटी है, एवरेज इंटेंसिटी कैसे निकलेगा, किसी भी पॉइंट पे एवरेज इंटेंसिटी कैसे निकालोगे, ये जो पूरा इक्वेशन है इसका एवरेज निकालना, और जब भी कॉस स्क्वायर या साइन स्क्वायर का टर्म लगा रहता है तो एवरेज इंटेंसिटी कितना हो जाता है, मैक्सिमम का आधा। जब भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टर्म इधर आएगा इंस्टेंटेनियस वाले टर्म में, जब उसका एवरेज निकालेंगे तो मैक्सिमम का आधा हो जाएगा। जो भी तुम्हारा एवरेज इंटेंसिटी है, आई एवरेज, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा पी एस नॉट ओमेगा बाई 2, या फिर इसको ऐसे लिख दो, एवरेज इज इक्वल टू आई मैक्स बाई 2। हो गया, चलो ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी करेंगे अगली क्लास। थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. Thank you, sir.